नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं योग गुरु की। योग के जरिए अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले योग गुरु बाबा रामदेव नहीं जानते कि भोजशाला का मुद्दा आखिर है क्या, लेकिन बाबा की पकड़ आर्थिक, राजनीतिक, भ्रष्टाचार और काले धन को लेकर कुछ ज्यादा ही तगड़ी है। बाबा शायद ये नहीं जानते कि भगवाधारियों को जो वर्ग सम्मान देता है उसी वर्ग के सम्मान का मुद्दा है भोजशाला। भोजशाला को लेकर संतों के उच्चाधिकार प्राप्त समिति बसंत पंचमी के पूजन के दौरान हुए लाठी चार्ज से खासी नाराज है। इतना ही नहीं, इलाहाबाद का कुंभ छोड़कर भोजशाला आने वाले शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती को भी यहां कड़वे घूंट पीना पड़े। इस मामले को लेकर आचार्य धर्मेंद्र भी खासे आक्रोशित दिखाई दिए थे। संत समाज के ये दो बड़े नाम ऐसे हैं जिन्हें देश भर में ख्याति प्राप्त है। इन सब के बावजूद इनके जमात के भगवाधारी बाबा रामदेव से जब पूछा जाता है कि भोजशाला में संतों को प्रवेश नहीं दिया गया, तो उनका जवाब था वे भोजशाला मामले में कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन बाबा से जब यौन संबंध की उम्र 16 किए जाने पर सवाल किया गया, तो उसका न केवल उन्होंने जवाब दिया बल्कि कटाक्ष करते हुए 42 साल के राहुल बाबा को भी नादान बता दिया। बाबा की पकड़ ऑनलाइन cobrapost.com के स्टिंग ऑपरेशन के खुलासे की खबर पर साफ दिखाई दे रही थी, जिसमें निजी क्षेत्र की 3 बड़ी बैंकों पर काले धन को सफेद करने का मामला सामने आया। बाबा भले ही झाबुआ के आदिवासी अंचल के प्रवास पर आए हो, लेकिन काले धन की बात पर उन तमाम टैक्स हेवन कंट्रीज के नाम फटाफट बोलते हैं जिन्हें शायद कोई और भगवाधारी उतनी तेजी से न बोल पाए। बाबा जी, गलियारों में तो यही चर्चा है कि आपकी रुचि भोजशाला से ज्यादा वित्तशाला में है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जिस भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के आप संरक्षक हैं, उसके ज्यादातर कार्यकर्ताओं की आस्था का केंद्र बिंदु धार की भोजशाला से ही होकर गुजरता है। प्रदेश सरकार के मंत्रियों के काम करने का तरीका कितना संजीदा है, उसका ताजा उदाहरण गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता के विधानसभा में दिए एक जवाब से लगाया जा सकता है। मंत्री जी ने आंकड़ों की जुगाली से अपने ही विधायक को गलत जानकारी परोस दी। खास बात तो यह है कि मंत्री जी के सदन में दिए गए बयान और आंकड़े आपस में मेल ही नहीं खा रहे। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि इंदौर जिले में अपराध आंशिक रूप से बढ़े हैं या फिर कम हुए हैं। मंत्री जी ने तो विधायक सुदर्शन गुप्ता के पूछे गए सवाल के जवाब में जिले में अपराध बढ़ना बताया, जबकि आंकड़ों पर नजर दौड़ाए तो वर्ष 2010 में 15,749, 2011 में 15,752 यानी 3 अपराध ज्यादा दर्ज हुए, जबकि ताजा आंकड़े यानी 2012 में 15,379 यानी 373 अपराध कम दर्ज हुए, यानी जिले में अपराध घटे हैं। जबकि मंत्री जी का कहना है कि जिले में कुछ थानों में आंशिक अपराध बढ़े हैं। इंदौर जिले में अपराध बढ़ रहे हैं, ये सोच अब आम हो चली है। इसी सोच के आगोश में प्रदेश के गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता भी हैं। इस बात की जानकारी उस वक्त लगी जब विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के विधायक सुदर्शन गुप्ता ने अपनी ही सरकार के गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता से सदन में एक प्रश्न के माध्यम से ये पूछ लिया कि इंदौर जिले में बीते 3 साल में कितने अपराध दर्ज किए गए हैं। उन्होंने ये भी पूछ लिया कि क्या ये सच है कि अपराध बढ़ रहे हैं, यदि हाँ तो अपराध रोकने के लिए क्या क्या कार्रवाई की जा रही है। अपने विधायक के मुख से निकले प्रश्न के जवाब में गृह मंत्री गुप्ता ने तुरंत ही स्वीकार कर लिया कि इंदौर जिले में कुछ पुलिस थानों में अपराध बढ़े हैं और बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए बदमाशों के खिलाफ जिला बदर, रासुका, चेकिंग गश्त आदि की कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ मंत्री जी ने दर्ज आपराधिक प्रकरणों की सूची भी जारी कर दी। लेकिन खास बात तो ये है कि मंत्री जी द्वारा सदन में दिए इस बयान से आंकड़े मेल नहीं खा रहे हैं। मंत्री जी ने जो जानकारी सदन में दी उससे सूची के आंकड़े मेल नहीं खा रहे हैं। सूची के मुताबिक वर्ष 2010 में दर्ज प्रकरणों की संख्या 15,749 थी, जो 2011 में 15,752 हो गई। मतलब केवल 3 मामले ज्यादा दर्ज किए गए, जबकि वर्ष 2012 के दर्ज हुए प्रकरणों की संख्या देखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि जिले में अपराध कम हुए हैं। 2012 में दर्ज अपराधों में 15,379 यानी 2011 के मुकाबले 373 अपराध कम दर्ज हुए।
यदि हम हर दिन दर्ज होने वाले अपराधों की भी बात करें तो 3 साल के आंकड़ों के मुताबिक जिले के प्रत्येक थाने में रोज 1 या 2 अपराध दर्ज हुए हैं, जिसे समाजशास्त्री सामान्य बात करार देते हैं। अब विधायक गुप्ता के सवाल के जवाब में आया गृह मंत्री गुप्ता का बयान समझ से परे है। अब ये समझना भी लाजमी है कि चुनावी साल में गुप्ता ही गुप्ता जी से ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं। क्या वे बताना चाहते हैं कि वो शहर के कितने शुभचिंतक हैं, या फिर वो एक बार फिर खाकी को दबाव में लेना चाहते हैं, जिससे आने वाले समय में पूछे गए सवाल के जवाब में अपनी विधानसभा के ढेर सारे गुंडों पर रासुका और जिला बदर जैसी भारी भरकम कार्रवाई करवा सके, जिससे उनका मिशन आसानी से फतह हो जाए। खैर जो भी हो, लेकिन विधायक और मंत्री के बीच चले सवाल जवाब से ये बात तो तय हो गई है कि किस तरह सदन में अपने ही अपनों से कहते कुछ हैं और वस्तुस्थिति होती कुछ और ही है। पिछले एक पखवाड़े से राघवगढ़ के किले में छाई शोक की लहर अब छटती नजर आ रही है। अपनी अर्धांगिनी आशा सिंह के निधन के बाद सक्रिय राजनीति से एकाएक दूर हुए दिग्गी राजा भोपाल होते हुए अब दिल्ली पहुंच चुके। दरअसल 12 दिवसीय शोक अब खत्म हो गया, लेकिन वो अभी 1-2 दिन और सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लेंगे। इस बीच एक शोक सभा आयोजित की जाएगी। इसके बाद कहा जा रहा है कि सोमवार तक राजा राजनीति में सक्रिय हो जाएंगे। अपनी जीवन संगिनी आशा सिंह के बिछड़ने के बाद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर दिल्ली कूच कर दिया है। 27 फरवरी को राघवगढ़ के राजा यानी दिग्विजय सिंह की धर्मपत्नी का निधन हो गया था। तभी से राजा किले पर ही थे। किले पर 12 दिवसीय शोक मनाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किले से कदम अब बाहर निकाले हैं। राजा भोपाल होते हुए दिल्ली पहुंचे। राजा यानी कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के करीबियों का कहना है कि वो अभी दिल्ली में अपने आवास पर ही रहेंगे, लेकिन आने वाले 1-2 दिनों तक कम से कम किसी राजनीतिक घटनाक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। इस बीच दिग्विजय सिंह से उन लोगों के मिलने की उम्मीदें तेज हो गई हैं जो शोक बैठक के दौरान दिल्ली से राघवगढ़ नहीं आ पाए थे। ऐसे लोगों में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ साथ अनेक विशिष्ट जन हैं जो उनसे मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। राजा जब तक राघवगढ़ रहे तब तक उन्हें जानने वाले कई विशिष्ट जन भी देश के कोने कोने से पहुंचे थे। इस दौरान राजा के व्यक्तिगत रिश्तों की राघवगढ़ में जमकर चर्चा हुई। अब राजा शनिवार रविवार फिर दिल्ली में उनसे भेंट करेंगे जो प्रदेश न आ सके हैं। फिर संभवतः सोमवार से निकल पड़ेंगे अपनी राजनीतिक डगर पर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया खुद ही अपने से घिरे हैं और अब उस तैयारी में जुटना चाहते जिससे वह मजबूत हो सके। अब भूरिया ने 20 मार्च को प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक लेने का मन बना लिया है। उन्होंने प्रदेश भर के पदाधिकारियों को राजधानी तलब किया है, जहां वो प्रदेश सरकार को घेरने की रणनीति तय करेंगे। तू डाल तुम्हें पात का खेल इन दिनों कांग्रेस के 2 कद्दावर नेता जमकर खेल रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश दौरे पर आए तो कांतिलाल भूरिया ने उनके खिलाफ दिल्ली दरबार में जमकर जहर उगला। सिंधिया एक बार फिर 3 दिवसीय प्रदेश के अलग अलग जिलों के दौरे पर आ रहे हैं। सिंधिया मालवा निमाड़ के बाद इन नए जिलों में भी तूफानी दौरा करेंगे और कांग्रेस को मजबूत करने के नाम पर खुद मजबूत हो जाएंगे। बस इसी बीच अब दिल्ली से लौटे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने भी खुद को मजबूत करने का मन बना लिया है। इसी कड़ी में भूरिया 20 मार्च को प्रदेश भर के कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक लेकर ये तय करेंगे कि 1 अप्रैल से प्रदेश की बीजेपी सरकार पर किन किन मुद्दों को लेकर हल्ला बोला जा सकता है। अब जब से भूरिया का फरमान प्रदेश भर के पदाधिकारियों तक पहुंच रहा है, तभी से कांग्रेस कार्यालयों के गलियारों में ये चर्चा चल पड़ी है कि अब की बार भूरिया भी अपनी सक्रियता दिखाने के मूड में है। पहले भूरिया के मीडिया में आए बयानों के बाद उनकी स्थिति कमजोर सी पड़ गई थी। इसी कमजोर स्थिति से स्वयं को उभारने के लिए भूरिया मैदान में आना चाहते हैं। भूरिया पहले रणनीति बनाएंगे और फिर प्रदेश सरकार के खिलाफ मैदान संभालेंगे, जब तक सिंधिया का 3 दिवसीय प्रदेश दौरा भी निपट चुका होगा। सिंधिया के दौरे के बाद कांग्रेस नेता भूरिया की बैठक में हिस्सा लेंगे और फिर भूरिया को मजबूती देने के लिए 1 अप्रैल से प्रदेश सरकार के खिलाफ कांग्रेसी राग यानी हल्ला बोल अभियान में शामिल होंगे। हालांकि अभी तो रणनीति बनाई जाना है, लेकिन ये चर्चा तो पहले ही जोर पकड़ चुकी है कि पार्टी कार्यकर्ता अब तक पूरी तरह से गुटों में बंट चुके हैं। मतलब जब तक पार्टी एक सर्वमान्य लीडर घोषित नहीं करती, तब तक कांग्रेस पर लगा कमजोर पार्टी का तमगा हटने का नाम ही नहीं लेगा। और अंत में बात करते हैं फ्लॉप महाजनसंपर्क की। बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच गया है। 25 दिनों से फ्लॉप शो साबित हो रहे इस अभियान में
अब केवल अंतिम 4 दिन बचे। पार्टी को अब शनिवार रविवार से कुछ ज्यादा ही उम्मीद है, लेकिन नेता है कि शुरुआती विरोध को देखते हुए हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं। मिशन 2013 को फतह करने के लिए चलाए गए बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान को अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। इस बीच एक बार अभियान की समीक्षा भी हो चुकी है, लेकिन न तो कप्तान सिंह सोलंकी इस अभियान से उत्साह में दिखाई दिए, न ही विक्रम वर्मा ने अभियान में जुटे नेताओं की पीठ थपथपाई। इसका मतलब उन्होंने समीक्षा तो की, लेकिन अभियान की असफलता पर अपना मुंह बंद ही रखा। दोनों नेता समीक्षा की ओर मौन धारण कर अपने अपने घर लौट गए। अब बीजेपी का यह असफल अभियान अपने अंतिम पड़ाव पर है। अंतिम 4 दिनों में पार्टी अपनी नाक बचाने की जुगत में जुट गई है। पार्टी को उम्मीद है कि वो पूरे माह भले ही कुछ न कर पाई हो, लेकिन अंतिम समय यानी शनिवार रविवार को कुछ माहौल बनाने में कामयाब होगी। पार्टी अपने सांसदों और विधायकों को सक्रिय करने का फरमान जारी कर चुकी है, लेकिन न तो सांसदों में महाजनसंपर्क को लेकर कोई उत्साह है, न ही विधायकों में। खास बात तो यह है कि अभियान का श्री गणेश ही इंदौर में इतने विरोधी भाव में हुआ कि कोई अपना नाम खराब करना ही नहीं चाहता। राऊ में जीतू जिराती के विरोध ने ऐसा खेल खराब किया कि अभियान पूरी तरह से गर्त में चला गया। उसके बाद से ही जीतू जिराती ने अभियान से दूरी बना ली है। कुछ ऐसे ही हालात विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 के रहे। यहाँ भी विरोधी स्वर लगातार मुखर होने की वजह से अभियान कब चला और कब सिमट गया, किसी को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। अब आम लोगों को तो छोड़ो, जो अपने सीने पर कमल का फूल सजाए घूमते हैं, वे ही गला फाड़ फाड़ कर कह रहे हैं अभियान पहले भी असफल था और आखिर 4 दिनों में भी असफल ही रहेगा। अब पार्टी नेताओं यानी खासकर नरेंद्र सिंह तोमर को ये चिंतन करना बेहद जरूरी है कि उनका दिया कार्यक्रम पार्टी के निचले कार्यकर्ता कैसे फॉलो नहीं कर सके और इस अभियान की हर स्तर पर किन नेताओं ने बैंड बजा कर रख दी। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।